नीतीश कुमार के शराबबंदी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार ने जो सोचकर शराबबंदी की है, उनका उद्देश्य तो बहुत ही अच्छा है, इसमें दुमत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बंदी की है, यह मेरी समझ से बिल्कुल गलत किया गया है। क्या गलत है? गलत इसलिए हम कह सकते हैं कि आपने 10 वर्षों से अपने राज्य में, जो आपकी सरकार रही है विगत 10 वर्षों से, इसमें आपने चौक चौराहे पर, मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में, स्कूल के बगल में, अस्पताल के बगल में बिल्कुल लाइसेंस दे करके आपने गुमटी खुलवाया। 10 वर्षों से लोगों को पीना सिखाया है और बिहार सरकार में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला आपका यही डिपार्टमेंट था। 10 वर्ष पिलाने के बाद अभी आप एक बैग बंद कर दिया है, एकाएक बंद कर दिया है। हम समझते हैं यह बिल्कुल पसंद के लायक बात नहीं है। लोग अपने खान पान में इसको शामिल कर चुके हैं। जो जिस तबके के हैं, चाहे वो देसी लेने वाले हों या विदेशी लेने वाले हों, या कोई पर्व त्यौहार हो या कोई अवसर हो, लेकिन इस तरह की आदत लगाने के बाद एक बैग बंद करना हमारे हिसाब से उचित नहीं था। इसका आप सरकारी हिसाब से कुछ चलाते, हर ज़िले में, हर सब डिवीज़न में आप सरकारी दुकान खुलवाते, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता और सिर्फ ब्रांडेड चीज़ अगर आप देते तो हम समझते हैं कि कमज़ोर वर्ग के आदमी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करने के चलते भी अपनी आदत में सुधार ला सकते थे, या महंगी होने के चलते सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एकाएक बंद कर दिया है, हम समझते हैं कि यह सरकार के हित में भी नहीं है और जनहित में भी नहीं है। लोगों में जिस प्रकार से पलायन देखा जा रहा है, चाहे नेपाल हो, दालकोला हो, पूर्णिया के आसपास देखा जा रहा है, सिवान गोपालगंज के आसपास लोग गोरखपुर और बलिया जैसी जगह निकल जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है? क्या पलायन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए? क्या लोग बाहर जो जाकर पी रहे हैं उसे कैसे रोका जाए? इस पर क्या कहना चाहिए? ये तो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर की बात। ये कंट्रोल से, फिर ये कंट्रोल कैसे हो? लोग पीने वाले पी ही रहे हैं, चाहे जिस प्रकार से भी हो। बिल्कुल, वो वैसे लोग तो एडिक्टेड हैं, उनके लिए तो हम देख रहे हैं कि अभी हर बॉर्डर पे या हर चेक पोस्ट पे ऐसा मशीन लगाए हुए हैं जो टेस्ट करते हैं कि आप पी के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो उनके लिए दूसरा रास्ता है, या उनके लिए इस समस्या का समाधान दूसरे हिसाब से देखा जा सकता है। लेकिन आप जो पीने वाले हैं, एडिक्टेड हैं, वो अगर शराब नहीं मिलता है तो गांजा पीते हैं, गांजा नहीं मिलता है तो भांग खाते हैं, भांग नहीं मिलता है तो अभी हमारे अगल बगल में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आज से नहीं, सो के उठते थे और सुबह सुबह जाके मुँह धोते थे जाके कलाली में, वो आदमी को आज कुछ नहीं मिल रहा है तो वह धतूरा का बिच्चा पीस के खा रहा है। कई लोगों को हमारे अगल बगल में है, ये नशे की हालत है। वो लोग एडिक्टेड हैं जिन्हें सरकारी सहायता की ज़रूरत है और इनको सही जगह पहुंचाया जाए जहां पर से उनको शराब या नशे से मुक्ति मिल सके। इसके लिए सरकार को अलग से प्रयास करना चाहिए, अलग सेल बनाना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। लेकिन ये बीमारी इतनी आसान नहीं है जो तुरंत छुड़ाई जा सके। सर, क्राइम रेशियो इस शराब प्रतिबंध के बाद से क्राइम रेशियो घटा है या बढ़ गया है? नहीं, बिल्कुल घटा है, इसमें कहीं दुमत नहीं है। जो उद्देश्य था नीतीश कुमार जी का, मैं उसका सम्मान करता हूँ और अपराध के क्षेत्र में भी बहुत कमी आई है और रोड एक्सीडेंट भी जो होता था उसमें भी बहुत कमी आई है। यह सराहनीय कदम है। मैंने कहा बस सिर्फ यही है कि जो तरीका उनका हुआ यह तरीका गलत था या गलत है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। हम सर जगह और नाम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन उदाहरण में बताना चाहेंगे कि कुछ डॉक्टर हैं जो पोस्टमार्टम करने से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से 3 दिन लाश पड़ी रह गई, वो इसीलिए कि वो डॉक्टर पी करके ही पोस्टमार्टम करते थे। ऐसे डॉक्टरों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए? और उस लाश को उठाने के लिए, कहीं कोई मर्डर अगर लाश पड़ी हुई है उसको उठाने के लिए डोम जाते हैं, चाहे जो भी जाते हैं, चाहे सरकारी जाते हैं, उस लाश को पी करके ही उठाते हैं, उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए? भाई देखिए, जैसे जीवन बचाने के लिए मर्फी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से जीवन के बाद जो काम अमानवीय है, एक इंसान दूसरे इंसान के बॉडी को छुरी से ऊपर से लेकर नीचे तक चीरता है और यह सब लाश वो ताज़ा नहीं होता है। महीना महीना दिन का गड़ा हुआ लाश मिलता है, नदी में फेंका हुआ लाश मिलता है, गड्ढे में फेंका हुआ लाश मिलता है, बदबू आती है, डिकम्पोज होता है, पहचान में नहीं आता है। कोई उसके अपने रिश्तेदार नहीं छूने की हालत में है। उस हालत में कोई आदमी अगर उसका मेडिकल टेस्ट के लिए, पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है तो उन लोगों के लिए तो विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। इसलिए कि नॉर्मल इंसान नॉर्मल मूड में काम नहीं कर सकता है और जब तक वह नहीं लेगा तब तक नहीं कर सकती। आज से नहीं, ये तो मैंने अंग्रेज की जब से हैं, तब से जब कानून बनाया तब से चला आ रहा है। जब से पोस्टमार्टम की सुविधा हुई है तब से लोग इसी तरह से जी रहे हैं। आप एकाएक बंद कर दीजिएगा, उनके लिए कुछ अलग इंतजाम होना चाहिए डॉक्टरों के। बिल्कुल, डॉक्टर हो या डॉक्टर के अलावा उन मेहतर का क्या होगा जो लाश उठाने से? देखिए, डॉक्टर के बारे में तो हमको जानकारी नहीं कि वो पी के करते हैं, इसलिए कि डॉक्टर ये बात सामने में आई है। अगर आई हम है जगह और नाम नहीं बता रहे हैं, हमारी मजबूरी है, लेकिन ये आई है सामने। तो वो डॉक्टर, हम समझते हैं कि वो डॉक्टर
अपना मिजाज बना के काम करने वाले होंगे, लेकिन तो डॉक्टर क्या वो डॉक्टर साहब अब धतूरा पीस कर पियेंगे? पी सकते या हैं, फिर- इसलिए कि जब डॉक्टर अगर पोस्टमार्टम के समय अगर पी के करेगा तो वो पोस्टमार्टम करेगा क्या? वो लंग्स को, लिवर को, किडनी को, स्प्लीन को, स्टमक के हर पार्ट को कैसे प्रिजर्व करेगा? वो अगर भिसरा निकाल के उसको भेजना है मेडिकल टेस्ट के लिए, वो करेगा कैसे? इसके लिए उनको तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल मूड में रहना चाहिए। हाँ, चीरने फाड़ने का काम जो डोम करते हैं, जो वहाँ के स्टाफ हैं वो करते हैं, उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि ये प्रैक्टिकल हुआ। कहीं नाले से लाश निकालना, इसलिए काम है, या रोड पर से मरा हुआ कुत्ते को हटाना, कूड़े में भर दिन बैठे रहना, ये पी करके ही संभव था। जो बंद होने के कारण आज ऐसा लग रहा है कहीं कहीं गंदगी है तो कहीं लाश पड़ी है तो कहीं कुत्ते पड़े हैं। ये समस्या है, इसको कैसे उजागर किया जा सकता है, इसको कैसे हटाया जा सकता है, समस्या का समाधान क्या हो सकता है? इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि या तो हॉस्पिटल में ही इसकी व्यवस्था हो, सिर्फ उसी को दिया जाए जो पोस्टमार्टम कंडक्ट करती हो, या सरकारी कोटा जैसे मिलिट्री को दी जाती है वैसे हम समझते हैं कि इन लोगों के लिए भी जो पोस्टमार्टम कंडक्ट करते हैं या उसमें जो मैंने एक्टिव रोल जिनका रहता है उनके अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। इसको मैंने ऐसा नहीं करने से तो बहुत दिक्कत है, बहुत झंझट। तो आगे और आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत विचार आपसे कहना चाहूँगा जी कि ये मद्य है, जिसको ये मद्य कहलाता है, ये शराब कहलाता है, ये वाइन कहलाता है, इसको देसी विदेशी नाम से हम लोग पुकारते हैं। और ये जितने भी युग रहे, चाहे सतयुग हो, कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, ये जो भी युग गुजरे हैं, मद्य के बिना न तो देवता का काम चला है न ही राक्षसों का काम चला है। ये समझने लायक बात है कि मद्य क्या चीज़ है जो दोनों को पसंद है। देवता भी इसका पान करते हैं स्वर्ग में और शैतान भी इसका पान सेवन करते हैं, लेकिन मद्य जरूरी है राजकाज चलाने से लेकर के। और आज तक भी वर्तमान परिस्थिति में भी आप देखेंगे कि बिना मद्य पान के कोई फंक्शन आपका नहीं होता है। बहुत खुशी हो तो खुशी में लोग पीते हैं, बहुत गम हो तो लोग गम में पीते हैं। ये एक ऐसी दवा है जो खुशी और गम दोनों में साथ देती है लोगों का। इसलिए मैं समझता हूँ कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि ज़्यादा खुशी हो तो थोड़ा कम पीजिए, ज़्यादा गम हो तो फिर भी थोड़ा कम पीजिए, लेकिन पीजिए जरूर। नहीं पीने से तो बहुत दिक्कत है। आप जैसे कहे खुशी में भी लोग पीते हैं, गम में भी पीते हैं, तो एक सवाल हमारे मन में आया जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी पूछिए। कि एक बात सामने आई, कुछ लोगों ने ह्यूमन राइट्स का भी, मानवाधिकार का भी सहारा लिया है कि फूडिंग हैबिट में जब हमारा वाइन हो चुका है और हम इनको फूडिंग हैबिट के रूप में ले रहे हैं और इसे अचानक बात रोक दिया गया है, तो फूडिंग हैबिट पर जो प्रभाव पड़ रहा है जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं, तो क्या वो लोग सही लड़ रहे हैं? बिल्कुल सही लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही लड़ रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि फूडिंग हैबिट को रोकना मानवाधिकार के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है। खान पान पे तो सरकारी नियंत्रण होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बैलेंस हो, उसका मिसयूज नहीं हो। बैलेंस होना ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन फूडिंग हैबिट्स को एक बैग रोक देना ये क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। खान पान पे सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, लोगों की अपनी मर्जी पे होनी चाहिए। मुझे क्या अच्छा लगता है मैं खाऊं, और मैं क्या अच्छा, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है मैं नहीं खाऊं, यह बिल्कुल उसका मौलिक अधिकार है। अब आप उसे उसका मौलिक अधिकार छीनने की बात करेंगे तो ये तो उचित नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई राजनीति का अभ्यास हो शराबबंदी को? क्योंकि फूडिंग हैबिट्स पर वार हो रहे हैं लगातार। जैसे कुछ लोग गोमांस क्यों खा रहे हैं, तो कुछ लोग गौमूत्र का यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ दारू का सेवन का। कहीं ना कहीं फूडिंग हैबिट से ही जुड़ा हुआ है, चाहे वो गोमांस हो, चाहे गौमूत्र हो, चाहे ये शराब हो। तो इस पर जो ये हो रहा है, तो क्या एकाएक ये सारे के सारे मानवाधिकार का हनन हो रहा है या इसमें से कुछ ही चीज़ें आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल मानवाधिकार का हनन हो रहा है। ये सब सारी चीज़ों में बिल्कुल मानवाधिकार का ये हनन है। मैं खान पान पे कभी भी सरकारी नियंत्रण पसंद नहीं करूँगा। ये लोगों की अपनी मर्जी की बात है। अब किसी को जो भी खाने में अच्छा लगे, ये जरूरी नहीं कि सबको अच्छा लगता है जी, लेकिन उसका खाने का मन है, उसको वही पसंद है, तो खाने पीना पर सरकारी नियंत्रण मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। शराब को लेकर जो बिहार सरकार ने आजीवन कारावास की सज़ा बताई है, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल ये इम्प्रैक्टिकल है, या बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल अप्रोच। और आपने 1 साल से 5 साल आजीवन कारावास, 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की सज़ा का प्रावधान किया है, और आपने इसको रखा है मजिस्ट्रेट ट्रैवल कर दिया है, जब जानते हुए कि मजिस्ट्रेट को 3 साल से ऊपर सज़ा करने का कोई हक नहीं है, और आपने आजीवन कारावास की इसमें सज़ा का प्रावधान आपने कर दिया है। और पीने वाला, पिलाने वाला, इस तरह का जो मामला है, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि अभी आपने बिहार में शराबबंदी की है। जो लोग रात में दिल्ली में ट्रेन पकड़ते हैं, सुबह बिहार पहुँचते हैं, अगर उसके मुँह में आप यंत्र लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको शराब की बू आएगी। आप उसको कहेंगे कि बिहार में पी के क्यों घूम रहे हो? अरे भैया, हम तो महाराष्ट्र में पिए थे, हम दिल्ली में पिए थे, गुजरात में पिए थे, आंध्रा में पिए थे, बंगाल में पिए थे, आसाम में पिया था। सुबह अगर बिहार घुस गए तो अब सजा हो गई मेरे लिए क्या?
कि मैंने बाहर से खा पी के नहीं आ सकता हूँ घर अपने, और अपने घर में ही हमको पकड़ लिया गया इस तरह से। इसके अलावा अभी आप देखें कि यहाँ पूर्णिया में कई केस ऐसा हुआ है जो जिसमें मिलिट्री के लोगों को पकड़ करके भेज दिया गया है, मिलिट्री एम्बुलेंस। अभी जिस लड़के की शादी थी, एक दादा पीर है जिसके गाड़ी उसका सामान जा रहा था, यहाँ से आंध्रा बाई रोड जा रहा था आनंदपुर, और वह गलती से वह बिहार के विधालकोला ओवर ब्रिज टप करके इधर आ गया, बिहार के क्षेत्र में आ गया, इसलिए उसकी गाड़ी पकड़ ली गई। और जबकि उसको रोड पास दिया हुआ है बाई रोड सिलीगुड़ी से वो उसका अनंतपुर आंध्र प्रदेश तक का बाई रोड का उसको सर्टिफिकेट उसके कमांडेंट ने इशू किया, साथ दे रखा है, इसके बावजूद भी उसको जेल भेज दिया गया है। मैं समझता हूँ कि यह कानून का दुरुपयोग है, यह पावर का दुरुपयोग है, और बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल अप्रोच गवर्नमेंट का है। इसमें उसको संशोधन करना चाहिए कि बाहर से जो लोग आते हैं उसको पहले उसकी जांच की जाए कि उसके पास सही बाहर से आने का कोई प्रमाण है कि नहीं। जैसे कोई बॉम्बे या दिल्ली में शराब पिए और वो फ्लाइट से बिहार पहुंच गए 2 घंटे में, तो वास तो रहेगा ही। बिल्कुल रहेगा। तो उस स्थिति में उनको हवाई अड्डे पर भी पकड़ लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, ट्रायल में भेज दिया जाता है। ऐसे कानूनों पर क्या होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए, इसमें संशोधन की ज़रूरत है। और जो कानून सेंट्रल ने बनाया है उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए, न कि इस तरह का कोई स्टेट लेजिस्लेचर ला करके आप समूची जनता को परेशान करने का इंतजाम कर दिया है। यहाँ तो जनता कम प्रशासन ज़्यादा है। वह प्रशासनिक लोग जो बॉर्डर पर रहते हैं, खास करके जिन्हें जो गुजरात में हो चाहे मुंबई में हो, वो पी करके बैठे हों गाड़ी में, और जब बिहार अपने घर पर एंट्री करते हों उनके साथ उन्हें भी पकड़ लिया जा रहा है। देखिए, मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है, कोई डर नहीं है कि अभी आपके जितने भी आला अधिकारी हैं अभी आप सबके घर पे छापामारी करवाइए, अगर दारू ना मिले तो फिर क्या। इसलिए कि आदत में आके वो फूड में आके उसके शामिल है, बिना लिए वो काम नहीं कर सकते, उनका दिमागी साफ नहीं होता है। और इंटेलेक्चुअल्स का तो ऐसे ही माना जाता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, इंटेलेक्चुअल्स तो 2 पैक नहीं लेंगे तो फिर उनका माथा भी साफ नहीं रहता है। परेशानी दूर करने का कारण भी है, और 2 पैक लेके सोइए आराम से, सुबह उठिए तो फ्रेश भी होता है, फिर दिन भर आप सरकार की सेवा करें, जनता की सेवा करें, छूट के काम कर सकते हैं आप। एक बैग रोकना हमें समझ है बिल्कुल, यह बीमारी पैदा करने के लायक है। बीमारी दूर क्या करेंगे, अब बीमारी पैदा कर दिया आपने, इसलिए थोड़ा संशोधन चाहिए ऐसे कानून में। आंखों देखी से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद।